दोस्तों, फिल्म मेकिंग कोई एक प्रोसेस नहीं है, बल्कि वो छोटे छोटे ऑर्गेनाइज चीजों का एक बड़ा रूप है। जी हाँ, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फिल्म मेकिंग के कुछ प्रोसेस जिनको ध्यान में रखते हुए आप अपनी एक शॉर्ट फिल्म या अपनी एक कहानी कह सकते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी फिल्म मेकर में और मैं हूं परवेज, एक बार फिर आपके साथ। तो गाइस, पिछली वीडियो में जिसमें मैंने बताया था कि प्रीमियर प्रो को इंस्टॉल और डाउनलोड करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट आपको चाहिए, आई होप कि आपको उस वीडियो से काफ़ी मदद हुई होगी, जो इतने टाइम से आपकी क्वेरीज थी कि क्या सिस्टम रिक्वायरमेंट हो। और उसी वीडियो के ऊपर एक हमारे भाई ने कमेंट करके मुझसे पूछा था, एक्चुअली मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मैं एक वीडियो बनाऊं जिसके अंदर मैं फिल्म मेकिंग के प्रोसेस के बारे में बताऊं, जो मे भी शायद मैं फॉलो करता हूं या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड जो एक प्रोसेस फॉलो किया जाता है किसी भी फिल्म को बनाने के अंदर। तो गाइस, किसी भी फिल्म मेकिंग की 3 स्टेजेस होती है। पहली प्री प्रोडक्शन, दूसरी प्रोडक्शन और तीसरी पोस्ट प्रोडक्शन। अब जैसा कि तीनों के अंदर ना प्रोडक्शन का वर्ड आ रहा है, ठीक है, मतलब प्रोडक्शन वर्ड आ रहा है, तो प्रोडक्शन वर्ड का मतलब है कि हम कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करते हैं। फिर चाहे ऐसे आप कुछ चीज़ बना रहे हो या मैन्युफैक्चर कर रहे हो या फिर आप मतलब कुछ भी चीज़ ऐसा जो आप प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हो, तो उस प्रोसेस को प्रोडक्शन कहते हैं। अब इस प्रोसेस में हमारे पास में हम वीडियो प्रोड्यूस कर रहे हैं या हम फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो यहाँ पर फिल्म से रिलेटेड इसको प्रोडक्शन को बोला जाता है। तो प्री प्रोडक्शन का मतलब हुआ कि प्रोडक्शन के पहले की स्टेज, और पोस्ट प्रोडक्शन का मतलब हुआ कि प्रोडक्शन के बाद की स्टेज। तो प्रोडक्शन तो मेन है ही, लेकिन उससे पहले क्या करना होता है और उसके बाद क्या करना होता है, ये मेन 3 स्टेजेस हैं। दोस्तों, वैसे तो फिल्म मेकिंग के प्रोसेस के अंदर बहुत सारे स्टेप्स हैं, लेकिन मैं मेजर ऐसे स्टेप्स के बारे में बताऊंगा जिनको ध्यान में रखते हुए आप अपनी कहानी कह सकते हैं या अपनी एक फिल्म बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं पहले स्टेज पे, जो है प्री प्रोडक्शन। सो गाइस, फिल्म का आइडिया या फिल्म का कॉन्सेप्ट जो है वो सबसे बेसिक थॉट होता है, सबसे पहला प्रोसेस होता है, जो कि आपका किसी कहानी पे हो सकता है, किसी कैरेक्टर पे हो सकता है, किसी सिचुएशन पे हो सकता है। जैसे कि अभी 2017 में 18 में सॉरी, हम लोगों ने एक फिल्म शूट करी थी जिसके अंदर मैं सेंट्रल कैरेक्टर था, मेरे फ्रेंड ने डायरेक्ट करी थी। तो वो शॉर्ट फिल्म का मेन मुद्दा था कि एक बंदा है जो किसी शहर से बॉम्बे आया है और वो किसी चीज़ की तलाश कर रहा है। तो उसका आइडिया ये था कि एक बंदा बॉम्बे में आता है एंड ही इज सर्चिंग फॉर समथिंग, लेकिन उसकी कहानी नहीं थी। तो सबसे पहले आइडिया उसने जनरेट किया और फिर उसके ऊपर वो गया कि मैं इसको कहूँगा कैसे, यानी कि कहानी कैसे कहूँगा। तो इसी के साथ हम चलते हैं हमारे दूसरे स्टेप पर, जो है कहानी। तो कहानी के प्रोसेस को समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपको याद होगा कि हमारे बचपन में हमारी दादी और हमारी नानियाँ, जो मतलब हमारी दादी और हमारी नानी हमें कहानियाँ सुनाते थे। रिमेंबर, हमारी कई कहानियाँ ऐसी होंगी जो बहुत सिमिलर होंगी, जो शायद आपने भी सुनी होंगी, जो मैंने भी सुनी होंगी, लेकिन हमें वो कहानियाँ इसलिए याद नहीं रहती कि वो कहानियाँ अच्छी थी। जी नहीं, हमें वो मतलब वो भी एक रीज़न होता है, लेकिन उससे कहीं बड़ा रीज़न होता है जो हमारा नॉस्टैल्जिया बनता है कि हमारी दादी नानी के कहानी कहने का तरीका। वो जिस तरह से कहानियाँ नरेट करते थे, जिस तरह से कहानियाँ बनाते थे या बुनते थे, उसको सुन के हम लोग बचपन में बहुत मेस्मराइज होते थे, राइट। तो फिल्म मेकिंग में भी गाइस कहानी कहना वही एक प्रोसेस है, क्योंकि ये कहानी अगर आपने अच्छे से नहीं कही ना तो आप फेल हो जाते हैं। कहानी कहना बहुत आसान है, बशर्ते आपको कहानी कहना आता हो। एक और छोटा सा एग्जांपल दूं तो क्या हीरोपंती की स्टोरी आपको याद है? नहीं, मेरे को नहीं लगता किसी को होगी, लेकिन क्या आपको लगान की स्टोरी याद है? हेंस प्रूव। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं कि कहानी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी फिल्म का, क्योंकि जब तक फिल्म में कहानी नहीं होगी ना तो आपके कैरेक्टर्स, आपकी सिचुएशंस, आपका जो भी ड्रामा है ना, वो सब धरा का धरा रह जाएगा। तो कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी फिल्म के स्टार्ट करने से पहले ना आप उसकी कहानी लिखिए। उस कहानी को, लेट्स से अगर मान लीजिए आपकी फिल्म का आइडिया है कि मैं 8 मिनट की फिल्म बनाना चाह रहा हूँ, तो कम से कम एक 40 पेज की इस कहानी ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि उस कहानी के अंदर आपको सब चीज़ें इन्वॉल्व करना होता है। आपके कैरेक्टर किस तरह बोल रहा है, आपका कैरेक्टर कैसा दिखता है, आपका कैरेक्टर का डायलेक्ट क्या है, या आपके कैरेक्टर की बैक स्टोरी क्या है, उसके माँ बाप कौन है, उसके बहन भाई कौन है, उसको प्यार हुआ है या नहीं हुआ है, उसके दुश्मन कौन है, उसके दोस्त कौन है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर इन्वॉल्व होनी बहुत ज़रूरी है। और जब फिर उसके बाद में आप जब स्क्रिप्ट लिखने बैठते हैं या स्क्रीन प्ले लिखने बैठते हैं ना, तो आपकी कहानी के अंदर ही आपको आपकी स्क्रिप्ट मिल जाती है। तो कहानी को जितना डिस्क्राइब कर सकते हैं ना, उतना डिस्क्राइब करके लिखिए, क्योंकि आपकी स्क्रिप्ट उसी में से निकल जाएगी। तो स्क्रिप्ट की बात आती है तो चलते हैं हमारे तीसरे पड़ाव पे, जो है स्क्रिप्ट या स्क्रीन प्ले राइटिंग।
तो गाइस स्क्रीन प्ले और स्क्रिप्ट राइटिंग ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम चीज़ है। स्क्रिप्ट हमारी होती है जब हम थिएट्रिकल जब स्क्रिप्ट्स लिखते हैं, जब थिएटर होता है, और स्क्रीन प्ले मतलब हम वही प्ले को स्क्रीन के लिए लिखते हैं, तो वो स्क्रीन प्ले कहलाता है। बहुत मेजर डिफरेंस नहीं, इस पर बहस हो सकती है कि यार ये ऐसा नहीं होता वैसा होता है, बट वो टॉपिक हम आज कवर नहीं कर रहे हैं, फिर कभी करेंगे। तो हम आते हैं अब स्क्रीन प्ले के ऊपर। तो गाइस स्क्रीन प्ले होता है आपका वो फॉर्मेट जिसके अंदर आपके कैरेक्टर्स के डायलॉग, आपके कैरेक्टर का एक्शन, आपके उस सीन की सिचुएशन सब आप लिखते हैं। ये एक डिटेल्ड ड्राफ्ट होता है जिसके अंदर आपको पूरी कहानी आपको दिख जाती है कि मेरी फिल्म कैसे चलने वाली है। तो नॉर्मली एक स्क्रिप्ट के लिए एक स्क्रीन प्ले के अंदर 90 से 120 पेज होते हैं, और स्क्रीन प्ले के अंदर जो भी आप वर्जन यूज़ कर रहे हैं, जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, चाहे से वो फाइनल ड्राफ्ट हो या सेलटेक्स हो या फिर फेड इन हो, इनका एक जो स्क्रिप्ट का जो एक पेज होता है वो 1 मिनट के बराबर माना जाता है। उसके अंदर आपका डायलॉग्स, आपके कैरेक्टर का सिचुएशन, आपका मे बी कई बार लेंसेज भी लिखे होते हैं कि हमारा कैमरा एंगल भी लिखा हुआ होगा, और हमारा जो सिचुएशन है या जो हमारा सेटअप है पूरे सीन का वो लिखा होता है। एक बात और, हमारा जो स्क्रीन प्ले होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम लीनियरली लिखा होता है। इसका मतलब कि अगर आप स्क्रीन प्ले पढ़ने बैठेंगे ना, तो पहले पेज से 120वें पेज तक आपको वो फिल्म दिख जाएगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसी हिसाब से वो शूट होती है। जी नहीं। तो प्री प्रोडक्शन के अंदर ही मैं चौथा पॉइंट जो इन्वॉल्व करना चाह रहा हूं गाइज, वो है स्टोरी बोर्ड। क्योंकि स्टोरी बोर्ड एक ऐसी चीज है जो हम बहुत सारे लोग एक छोटे प्रोडक्शन पे, जैसे अगर हम शॉर्ट फिल्म कर रहे हैं या हम एक छोटी डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, हम लोग उस चीज को ज्यादा तवज्जो नहीं देते। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है गाइज, क्योंकि अगर ये चीज आप सॉर्ट कर लेते हैं ना, तो आपका प्रोडक्शन के ऊपर टाइम बहुत सेव हो जाता है। प्लस अगर टाइम सेव हो रहा है तो आपका पैसा भी बचेगा। स्टोरी बोर्ड का मतलब है कि आपके जो भी सीन्स हैं, उस सीन के अंदर जो भी आप शॉर्ट ब्रेक डाउन करते हैं, कि जैसे फॉर एग्जांपल कि परवेज बैठा है, उसकी तरफ कैमरा है और वो मेरे कैमरा से बात कर रहा है, और फिर वो पलट के इस तरफ देखता है, तो ये एक ही सीन के अंदर 2 शॉट हो गए कि पहला मैं यहाँ देख रहा हूँ, दूसरा मैं इधर देख रहा हूँ। तो इन्हीं दोनों शॉट को आपको लिखना होता है। आप चाहे से ड्राइंग मत बताइए, मतलब स्केच मत बनाइए, चाहे से आप उसको एक गूगल से इमेजेस ले सकते हैं। आजकल तो बहुत सारे स्टोरी बोर्ड के ऐप्स हैं जिसके अंदर आपको पहले से फ्रेम बने हुए दिख जाते हैं। आपको जस्ट खाली टाइप करना होता है कि मेरे को ऐसा फ्रेम चाहिए, ओएस चाहिए, 2 शॉट चाहिए, मिड क्लोजअप चाहिए, तो आपको मिल जाता है। तो उनके थ्रू आपको एक स्टोरी बोर्ड क्रिएट करने में अपनी कहानी के अनुसार बहुत हेल्प मिलती है। और जब आपके पास में शूटिंग के दौरान एक स्टोरी बोर्ड होता है तो 2 लोग बहुत जीत में रहते हैं, पहला आपका डीओपी और दूसरा आपका डायरेक्टर। तो दोस्तों ये तो वो 4 प्रोसेस है जो मैंने आपको ऑलरेडी शुरुआत में बता दिया था कि मैं ये कवर करूंगा, लेकिन एक प्रोसेस और मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, वो है रिहर्सल्स। जी हाँ, रिहर्सल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बहुत सारे टाइम पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग इस चीज़ को नेग्लेक्ट करते हैं स्टोरी बोर्ड की तरह। लेकिन अगर आपने रिहर्सल्स अच्छे से करी है, मैं कहता हूं कि अगर आपकी 10 मिनट की फिल्म है ना, तो कम से कम 3 दिन रिहर्सल कीजिए उस चीज़ की। क्योंकि जब आप रिहर्सल करके प्रोडक्शन की स्टेज पे जब आपके एक्टर्स आपके कैमरे के सामने रहेंगे ना, तब आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितनी विदाउट रिहर्सल करनी पड़ती। वहाँ पे बस आपको उनको सिर्फ छोटे छोटे क्यूज देने हैं या उनको बहुत छोटी छोटी बातें बतानी है, बाकी वो चीज़ें यूँ निकाल लेंगे। तो एक्टर्स की रिहर्सल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हम आते हैं हमारी दूसरी स्टेज पर, जो है प्रोडक्शन। तो जो आपके पास में स्क्रिप्ट रेडी है, आपकी कहानी आपको मालूम है, आपके पास में स्टोरी बोर्ड रेडी है, आपके पास में एक्टर सब रेडी हैं, तो अब आप आते हैं प्रोडक्शन पे। तो प्रोडक्शन जो है गाइस, जैसा कि मैंने बताया कि आपकी जो स्क्रिप्ट होती है, स्क्रिप्ट लीनियर पैटर्न में लिखी जाती है, लेकिन शूट उस हिसाब से नहीं होती है। तो प्रोडक्शन स्टेज पे आप जो डिसाइड करते हैं वो ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास में 10 लोकेशन है और उस 10 लोकेशन में हर एक लोकेशन के ऊपर, मतलब वो 10 लोकेशन जो है पूरी फिल्म के अंदर लेट्स से फॉर एग्जांपल 50 पेज में डिवाइडेड है, तो आप पहले उस लोकेशन के जितने सीन्स होते हैं पहले आप वो शूट करते हैं, दूसरी लोकेशन पे जितने सीन्स होते हैं पहले आप फिर वो शूट करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि हम एक लोकेशन एक बार में कंप्लीट करते जाते हैं। ये मेजरली एक प्रोसेस जो फॉलो किया जाता है वो यही है। बाकी कुछ डायरेक्टर्स हैं जो अपने तरह के प्रोसेस यूज़ करते हैं, जो लीनियरली ही शूट करना पसंद करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, बजाय नॉन लीनियर पैटर्न के। लेकिन गाइज अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोडक्शन जो है एकदम टाइम पे और स्मूथली ख़त्म हो, मतलब स्मूथली ख़त्म हो सकता है लेकिन टाइम पे मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता है, वो एक्सटेंड हो ही जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा स्मूथली आपका प्रोडक्शन चले बिना किसी कन्फ्यूजन के, तो आपको अपने प्रोडक्शन से ज़्यादा टाइम देना होता है प्री प्रोडक्शन पे। जी हाँ, उसकी तैयारी पे, तभी आप प्रोडक्शन में जीत में रहते हैं। ओके, तो हमने आइडिया भी सोच लिया, उसके ऊपर हमने कहानी लिख ली है, उसके ऊपर हमने स्क्रीन प्ले भी तैयार कर लिया है, स्टोरी बोर्ड भी हो चुकी है, रिहर्सल भी हो गया है, शूटिंग भी हो चुकी है।
अब आते हैं हम एक ऐसे प्रोसेस पे जहां पे आपको इन सब चीज़ों का नतीजा मिलने वाला है कि आपने सारे काम शुरू से सही किए हैं या नहीं किए हैं। जी हाँ, वो है पोस्ट प्रोडक्शन। तो एडिटिंग सबको मालूम है, हम बहुत टाइम से कर रहे हैं, मैं सिखा भी रहा हूँ, आप सीख भी रहे हैं, और आपको सिखाते सिखाते मैं खुद कई चीज़ें सीख रहा हूँ। तो एडिटिंग हम सबको मालूम है। तो गाइज, जब हम एडिट करने बैठते हैं ना, कि जिसके अंदर आप स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग जितने आपने सीन्स लिए हैं, जितने आपने शूट किया है, उस हिसाब से आपके टाइमलाइन के ऊपर आपके पास में आपकी फिल्म है। अब उस फर्स्ट कट में से आप अपनी फिल्म निकालते हैं। तो पहला होता है आपका फर्स्ट कट, फिर आपका आता है ड्राफ्ट्स, फिर आप उसके ऊपर आप जितने ड्राफ्ट्स आप करना चाहें, कि हो सकता कईयों का होता है कि पहले ड्राफ्ट में ही फिल्म निकल जाती है, कईयों का होता है 4 ड्राफ्ट्स लगते हैं। तो दैट्स अ प्रोसेस जो आप अपना उसका एक अपना जर्नी है बेसिकली। और एडिटिंग के बाद है म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि आप सबको मालूम है कि म्यूजिक से आप अपने सीन का टोन, आप अपने सीन का मूड चेंज कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आप जब फिल्म लिखते हैं उसी दौरान आपको म्यूजिक सेटिंग भी देनी चाहिए। मैं ये चाहूँगा, मतलब ये मेरा सजेशन है कि जब आप अपनी कोई फिल्म प्लान करते हैं ना, तो उसके ऊपर आपका एडिटर और आपका म्यूजिक डायरेक्टर और आपका साउंड डिज़ाइनर, ये 3 लोग शुरू से ही आपके साथ में अगर होंगे ना, तो आपको पोस्ट प्रोडक्शन में आके ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, क्योंकि उनको शुरू से मालूम होगा कि हमें किस चीज़ पे काम करना है। बजाय कि अब आपने फिल्म शूट कर ली है और अब आपको मालूम है कि यार मेरे को 20 दिन बाद या 1 महीने बाद मेरा फिल्म का रिलीज़ है, और अब आप उन एडिट में आपने ले लिए 10 दिन, और उनको बेचारों को आप दे रहे हैं 15 दिन या 20 दिन मुश्किल से म्यूजिक और साउंड डिज़ाइन के, विच इज़ रॉन्ग, और जो हमारी इंडस्ट्री में काम होता भी है, जो गलत है। ये 2 डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं, एडिटिंग और म्यूजिक और साउंड, ये 3 डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनको फिल्म के पहले प्रोसेस से ही ऑन बोर्ड होना चाहिए। फिर आते हैं हम कलर करेक्शन पे, यानी कि सीसी। तो गाइस, कलर करेक्शन और कलर ग्रेडिंग ये 2 अलग चीज़ें हैं। इनको कभी भी कंफ्यूज मत कीजिएगा कि ये एक ही तरह का काम होता है। जी नहीं, इन दोनों चीज़ों पे हम डिटेल में बात करेंगे किसी और एपिसोड में। लेकिन अगर मैं छोटे से में एक समेटना चाहूँ, तो कलर करेक्शन होता है कि आपने जो शूट किया है उसको एक रियलिस्टिक लुक देना, कि मतलब आपका स्किन टोन आपका एकदम प्रॉपर है, आपका ग्रीन टोन जो आपने पेड़ अगर उसके अंदर है फ्रेम में, वो एकदम प्रॉपर आ रहे हैं। तो हर एक कलर को बैलेंस करना इज कलर करेक्शन। और कलर ग्रेडिंग जो होता है, कलर ग्रेडिंग ज़रूरी नहीं है कि जो आपकी जो फिल्म है वो उतना रियलिस्टिक लुक में आए, क्योंकि ग्रेडिंग में आपको लुक बनाना पड़ता है। तो जैसे अगर सर्दियों का लुक है तो वो थोड़ा सा कूल टोन होगा, जबकि आपको सर्दियों में उतना कूल टोन दिखता नहीं है, लेकिन हम ये फिल्म पे बनाते हैं वो फील देने के लिए। तो ग्रेडिंग इज मोर ऑफ गिविंग अ फील टू द फुटेज, और कलर करेक्शन जो है वो फुटेज को ज़्यादा रियलिस्टिक दिखाने के लिए कलर करेक्शन किया जाता है। तो कलर करेक्शन और ग्रेडिंग 2 अलग चीज़ें हैं। ग्रेडिंग मूड सेट करता है और कलर करेक्शन आपका फुटेज को करेक्ट करता है। तो गाइज, अब आते हैं हम साउंड डिज़ाइन पे। गाइज, साउंड डिज़ाइन इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, और ये ना आप करते करते सीखते हैं, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ करते करते ही जानी है। क्योंकि जब मैं पहले फिल्में बनाता था तो मे भी शायद मैं साउंड डिज़ाइन पे इतना ध्यान नहीं देता था, लेकिन जब मुझे इस चीज़ की नॉलेज हुई, जब इस चीज़ के बारे में पता चला और डिटेल में मैंने पढ़ा और प्रैक्टिकली भी करके देखा, तब मुझे लगा कि यार किसी भी फिल्म पे साउंड डिज़ाइन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपके कोई सी बरसात का सीन है और आपने पीछे एक ऐसे ही बरसात डाल दिया कि भाई हमने एक फॉली उठाया या कहीं से एक एम्बियंस उठाया बरसात का, 2 डायलॉग हो रहे हैं और बात कर रहे हो और डाल दिया, नहीं, उतना सा नहीं होता है। खाली उस एम्बियंस को डिज़ाइन करना पड़ता है कि अगर मान लीजिए आपका कैरेक्टर जो है लेफ्ट ऑफ द फ्रेम है और आपकी बारिश जो दिख रही है फ्रेम में वो राइट ऑफ द फ्रेम ज़्यादा दिख रही है, तो आप उसको डिज़ाइन करते हैं कि आपके राइट चैनल में वो साउंड ज़्यादा बेटर सुनाई दे या थोड़ा सा और ज़्यादा लाउड हो बजाय लेफ्ट साइड के, लेफ्ट चैनल के। प्लस अगर मान लीजिए बरसात हो रही है लेकिन आपको थंडर लाइटनिंग नहीं दिख रही है, लेकिन कहीं पे बादल गरज रहे, तो आप फिर वो साउंड भी डालेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं साउंड डिज़ाइन में कि जो आपको दिखते नहीं है लेकिन आप उसको डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बरसात का ही शॉट लें कि अगर मान लीजिए हमारे 2 कैरेक्टर्स जो हैं एक ऐसी जगह पे बैठे हैं जो थोड़ी सी शेडी है, घर नहीं है, कहीं एक सराय खाना है या उसमें बैठे हैं, लेकिन आपने उसके अंदर ये नहीं दिखाया है कि वो मतलब उनके ऊपर जो छत है वो कंक्रीट की है या फिर वो एक टीन टप्पर डाला है। लेकिन अगर आप उसके अंदर साउंड डिज़ाइन के अंदर एक बारिश का साउंड डालेंगे जो लोहे पे गिरने पे जैसे बारिश की आवाज़ आती है, तो आपको बिना दिखाए उस सीन के अंदर ये बता देंगे कि ये एक ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ पर ऊपर टीन डला है, ना कि कंक्रीट है। तो साउंड डिज़ाइन ऐसे काम करता है, आपको एकदम पूरा माहौल बनाता है। तो साउंड डिज़ाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम साउंड मिक्सिंग पे।
तो गाइस साउंड मिक्सिंग को समझाने के लिए मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगा। वो ये है कि आपने दूध लिया, चावल ली, आपने खजूर लिए, आपने चिरौंजी ली, आपने किशमिश, काजू, बादाम सब चीज़ें ले लिया। आपको मालूम है कि भाई मेरे पास में खीर बनाने के लिए मेरे को ये चीज़ें चाहिए, लेकिन ये चीज़ें कितने प्रोपोर्शन में और कितने कितने स्टेप पे डलेंगी वो इंपॉर्टेंट है, तब जाके आपकी खीर जो है बेहतर बनेगी। तो सिमिलरली आपके पास में साउंड डिज़ाइन जब आप करते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, बहुत सबके जो लेवल्स हैं वो सबके लेवल्स एक जैसे होते हैं, लेकिन मिक्सिंग पे आके आप उन लेवल्स को कंट्रोल करते हैं कि कौन सी साउंड कितनी ज़्यादा आनी चाहिए जो नेचुरल लगे, रियलिस्टिक लगे, अननेचुरल ना लगे। तो साउंड मिक्सिंग पे आप ये फाइनल करते हैं कि आपको जो साउंड सुनाई देगा, एंड में जो आपको एक फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो आपको रियलिस्टिक अप्रोच दे। आई होप गाइज कि आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा और आपको काफ़ी हेल्प होगी अपनी नई फिल्म या अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने में। लेकिन मैंने जो भी चीज़ें बताई हैं वो ज़रूरी नहीं है एकदम सही हो, आप उस चीज़ के ऊपर पढ़िए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि अपनी थ्योरी हमेशा क्लियर रखिए। तो उस थ्योरी को क्लियर करने के लिए मैं नीचे एक लिंक डाल रहा हूं जहां पे आप फिल्म मेकिंग के प्रोसेस को पढ़ भी सकते हैं और उसको जान सकते हैं। बाकी मैंने उसी में से चीज़ें कवर करी हैं और आई डोंट थिंक आपको और कोई देखने की ज़रूरत पड़ेगी इस वीडियो के बाद में, क्योंकि हम सही बताते हैं हमेशा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक या ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए बी क्रिएटिव। तो गाइज आपको और भी कुछ पूछना है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में ज़रूर उसके रिक्वेस्ट डालिए कि मैं किस टॉपिक को कवर करूं या किस चीज़ के बारे में बताऊं। मैं ज़रूर आपको उस चीज़ को कवर करूंगा और उसको जितना हो सकेगा सही डिटेल में प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा।